नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सीधे रुख करेंगे आजमगढ़ का, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आज उनका कौशाम्बी और आजमगढ़ का दौरा था। कौशाम्बी में उन्होंने कड़ाधाम में दर्शन पूजन किया, संबोधन भी दिया और इसके बाद रुख किया है आजमगढ़ का। यानी कि पूर्वांचल को फतह करने का पूरा प्लान रेडी है। काम करेंगे। आपने ये दिनेश को जिताकर यहां एक क्रांति का सृजन किया है, क्रांति का सृजन किया है। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? अरे ऐसे बोलते हो आजमगढ़ वालों, बताइए भाजपा को जिताएंगे? कमल का निशान दबाएंगे? उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? आजमगढ़ में भी कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार हरिहरपुर घराने के सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो अमित शाह का आजमगढ़ दौरा, कौशाम्बी के बाद आजमगढ़ का रुख किया था। कौशाम्बी को बहुत सी सौगात दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी, अमित शाह ने भी, और इसके बाद आजमगढ़ पहुंचे। दिनेश लाल निरहुआ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 24 का टारगेट है और मार्ग निकला है कि दलित को अगर विपक्षी साध रहे हैं तो बीजेपी छोड़ कैसे दे। यानी कि इस बार जीत दलितों के वोट बैंक पर सवार होकर बीजेपी के पाले में गिरेगी या फिर विपक्षियों को विजयश्री दिलाएगी या साठगांठ करवाएगी, ये देखने वाली बात होने वाली है। तो वहीं योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। समय समय पर योगी तबादला एक्सप्रेस भी चलाते रहते हैं। हाल ही के दिनों की अगर बात करें तो कई डीएम और एसपी के तबादले भी किए गए, लेकिन अफसर हैं कि सीएम योगी की बात को गंभीरता से लेते ही नहीं। लेकिन इस बार अधिकारियों को बख्शने के विचार में योगी भी नजर नहीं आ रहे हैं। जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही सजग रहे हैं, लेकिन कई विभागों के अफसर जनता की समस्याओं पर पलीता लगाते हैं, ध्यान नहीं देते। अब ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई योगी सरकार करने जा रही है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवाई हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। तौकीर, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि हिला हवाली नहीं होनी चाहिए, आप जनता से कनेक्ट कीजिए, जनता दरबार रेगुलर लगना चाहिए, लेकिन अधिकारी हैं कि मानते नहीं या फिर शायद योगी को जानते नहीं। यही वजह है कि लापरवाह अफसरों को छोड़ा नहीं गया है और इस बार गाज लंबे दर्जे की गिरी है। लेकिन तुमको लेके जाएगा, मानेगा नहीं, वो भी अड़ा पड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो पारदर्शिता है वो जरूर नजर आती है इस पूरे मामले में। खास बात है कि जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जा रहा है जिलेवार, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन अधिकारियों को चिन्हित भी किया जाए जो हिला हवाली कर रहे हैं। अब उन शिकायतों पर नजर डालिए जो शिकायतें हेड ऑफिस आती हैं, यानी कि लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगता है, उन जगहों किन जगहों से ज्यादा लोग आ रहे हैं और फरियादी कहां से ज्यादा हैं, क्या छोटी छोटी शिकायतों को लेकर उनको अपने जिले के बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसे में इसके अलावा जो IGRS है, यानी कि शिकायतों के जो अन्य माध्यम है वो सब तलाशे जाते हैं। इसी वजह से इसकी ग्रेडिंग कराई गई कि सबसे फिसड्डी, यानी कि कौन ऐसे वो जिले हैं, कौन ऐसे जो अधिकारी हैं जो लोगों की जनता की बात नहीं सुनते, फरियादियों को कहना नहीं सुनते, अपनी सीटों पे नजर नहीं आते। ऐसा एक पूरा डेटा तैयार किया गया। हर प्रदेश की सभी जगहों से 10 सबसे ज्यादा वर्स्ट पोजीशन वाले जो जिले थे उनको चिन्हित किया गया। कुछ नाम सामने है, मैं आपको उन जिलों का नाम बता देता हूं। बलरामपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, एटा,
अयोध्या, कन्नौज, ये संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये वो जिले हैं जहां के डीएम चिन्हित किए गए। बताया जा रहा है कि यहाँ के जिलाधिकारी जो थे, मैं एक विषय और चाहूंगी आपसे तौकीर कि आप इस विषय पे भी तमाम प्रकाश डालिए जो भी आपकी जानकारी में है। देखिए, आज अमित शाह उत्तर प्रदेश के अंदर है, योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है, प्रतापगढ़ का रुख उन्होंने किया है, कौशाम्बी, सिरातू, आजमगढ़ पहुंचे हैं, पूर्वांचल साध रहे हैं। लेकिन हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें पूर्वांचल के कई जिलों के डीएम का नाम भी शामिल है, फिर चाहे वो वाराणसी हो, जौनपुर हो, एटा हो, इन तमाम क्षेत्रों के डीएम का नाम भी शामिल है। और वाराणसी की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, लेकिन वहां पर भी अगर ऐसे मामला चलेगा तो 24 में बात बनेगी कैसे? यानी कि योगी तो बनाए और साहब मिटाएं। देखिए, जाहिर तौर पर ये वो जिले हैं जहां से प्रतिष्ठा जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो वाराणसी हो, इसके अलावा आजमगढ़ जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, और वो जमीन है समाजवादी पार्टी की, लेकिन वहां पर हाल फिलहाल अभी झंडे गाड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने। वहां पर सांसद के उपचुनाव में जो निरहुआ है उन्होंने जीत दर्ज की है। ऐसे में इन जगहों पर अगर अधिकारी फेल होंगे तो जाहिर तौर पर जनता को अपने पक्ष में रख पाना मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में अगर जनता आपकी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वो जो वोट बैंक है वो अगर शिफ्ट हो जाता है दूसरी पार्टियों में तो जाहिर तौर पर बहुत झटका जरूर लगेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी इन जमीनों को ज्यादा मजबूत कर रही है जहां पर उसे थोड़ा सा झटका मिला था, यानी कि लोकसभा में जहां पर जीत नहीं दर्ज करा पाए थे। सिराथू की बात की जाए, अभी आपने बात की, सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई वहां से समाजवादी पार्टी की। तो जाहिर तौर पर अगर अधिकारी सुनेंगे नहीं तो विधायक जो वहां पर मौजूदा विधायक है वो जरूर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में अधिकारी सुनते नहीं है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे अधिकारियों का एक डेटा तैयार किया जाए, उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए कि कहां से सुनवाई ज्यादा हो रही है। पुलिस कप्तान भी इस लिस्ट में, लंबी लिस्ट है उनकी भी, जो ऐसे 10 कप्तान है वो भी शामिल है। कानपुर नगर, गोंडा, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, सीतापुर, अमेठी, कुशीनगर, बांदा, उन्नाव, बहराइच, ये वो जिले हैं जहां पर पुलिस कप्तान बहुत ज्यादा मजबूती से काम करते नजर नहीं आए हैं। खास बात है कि यहां पर फरियादियों की जो लिस्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो डीजीपी ऑफिस में यहां पर इन जिलों से फरियादियों का तांता लगा रहता है। यही वजह है कि इनको चिन्हित किया गया है। आईजीआरएस पे भी जो पुलिस की कंप्लेन है वो सबसे ज्यादा इन जिलों से आती है। तो इनको अगर जो थानों पर सुनवाई नहीं हो रही है, फिर उसके ऊपर के अधिकारी नहीं सुन रहे, और इसके अलावा जब जिले का कप्तान नहीं सुनेगा तो फिर उनको रुख करना पड़ता है मुख्यालय का, एडीजी जोन का। इसीलिए ये इस तरह का डेटा निकल कर आता है कि जब अधिकारी निरंकुश हो जाएंगे और जनता की सुनेंगे नहीं तो कानपुर देहात जैसी घटनाएं होंगी जहां पर दीक्षित परिवार को सिर्फ एक जमीन कब्जा करने के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। सुनवाई करने के लिए जब डीएम के दफ्तर लोग जाते हैं तो उनको सुनवाई नहीं की जाती है, उनको भगा दिया जाता है। तो इस तरह के अधिकारियों को हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि जनता का विश्वास बना रहना वो, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है और जो अधिकारी बैठाए जाते हैं वो जनता की सुनवाई के लिए बैठाए जाते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं अभी पहल कर चुकी है कि जो जनता की सुनेगा वही जिलों में नजर आएगा। बिल्कुल, और सरकार इस विषय में पहल कर चुकी है। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा विषय है ये, हम लगातार तबादलों की खबर चलाते हैं, लगातार ट्रांसफर्स की खबर चलाते हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने लगातार जनता टीवी रखता है, लेकिन इस समय जो सुस्त ब्यूरोक्रेसी है वो योगी आदित्यनाथ के रडार पर है। और आपको बता दें कि गृह विभाग खुद योगी आदित्यनाथ देखते हैं तो ऐसे में बेहद खास हो जाता है, बेहद दिलचस्प हो जाता है जब खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सूची विभागवार, थानावार, डीएम सहित तमाम अलग अलग टॉप 10 खराब प्रदर्शन वाली रैंकिंग तैयार की गई है और उनकी छीछा लेदर करने की तैयारी पूरी तरीके से योगी गवर्नमेंट ने कर ली है। यानी कि जो जनता की नहीं सुनेगा और जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएगा वो कुर्सी पर भी नहीं बैठेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, देखिए डीएम को लेटर जारी हुए हैं, थानों में लेटर जारी हुए हैं, खराब प्रदर्शन करने वाले तमाम लोगों को ये लेटर जारी हुए हैं। उनसे कहा गया है क्यों नहीं काम कर रहे हैं या क्यों नहीं समस्याओं का निस्तारण हो रहा है, ये आप हमें सिर्फ वर्चुअल बता करके नहीं बता सकते, आपको लिखित तौर पर देना पड़ेगा। स्पष्टीकरण मांगा गया है और यह स्पष्टीकरण किसने मांगा है वो समझिए, दुर्गा शंकर मिश्रा ने, जो कि सचिव हैं, उन्होंने यह स्पष्टीकरण मांगा है।
निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान में कुछ ही दिनों का समय बाकी है, लेकिन निकाय चुनावों को लेकर सियासत हाई है। सपा ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को लेकर शिकायत की। सपा के राज्यपाल कश्यप ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति को अनुमान से भी कम आरक्षण दिया है, जिसको लेकर सपा ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी ने नगर निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को अनुमान्य आरक्षण से कम आरक्षित सीटें देने पर निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपत्तियां दाखिल की है। कई जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों को जो एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई। जो हमारा अनुमान्य आरक्षण है ओबीसी का 27%, अनुसूचित जाति का 21% और आदिवासियों को जो अनुमान्य आरक्षण है वो भी कोटा पूरा नहीं किया गया। जबकि नगर निगम को राज्य स्तर की इकाई मान के आरक्षण दिया गया और नगर पालिका को मंडल स्तर की इकाई मान के दिया गया और साथ ही साथ में नगर पंचायत को जिला स्तर की इकाई माना गया, वो भी मानक पूरा नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि बीजेपी की मानसिकता। तो निकाय अपने आप में रार का विषय नहीं, महाभारत का विषय बन गया उत्तर प्रदेश के अंदर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री दूसरी तरफ नितिन गडकरी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नुमाइश मैदान में राष्ट्रीय पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का उद्घाटन कर मेले की शुरुआत करी। इस दौरान केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान नितिन गडकरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जब तक गांव और किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। किसान गेहूं, गन्ना, धान की खेती करके नहीं बल्कि नई तकनीक से आधुनिक खेती करके आर्थिक रूप से समृद्ध और मजबूत हो सकते हैं। कोई आदमी फ्लाइट में नहीं जाएगा। 2 घंटे में देहरादून और 1.25 घंटे में हरिद्वार और बीच में मुजफ्फरनगर को भी जोड़ दूंगा। तो आप चिंता मत करिए। बीच में आया था मैं, पुराना रोड मैंने देखा। मेरे मन में योजना है कि दिल्ली मेरठ के बाद जब आप मेरठ में आते तो 22 किलोमीटर शहर से रोड आता है। मेरे मन में है, आज कुछ घोषणा करूंगा नहीं, पर मैं जरूर आप सबकी समस्याओं को जानता हूं और मैं अक्सर कहता हूं पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं लाखों करोड़ की बात करता हूं। एक पत्रकार मुझे बोल दे, मैं तो 200, 400, 500, 1000 करोड़ के काम को जाते ही नहीं। बोलता हूं जनरल साहब को आप चले जाओ। मैं 5000, 6000, 10,000, 15, 1 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूं दिल्ली मुंबई। ऐसे 32 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। कोई पैसे की कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कमी नहीं है। ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। पहले से किसानों की अभिरुचि जागृत हुई है, पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ा है। अभी तक तो ये था कि पशु क्यों पालें और कैसे पालें, यहाँ पशु को कैसे खिलाया जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं लोग। पशु को कैसे रखा जाता है ये भी देखने का काम हो रहा है और पशु किस स्तर का है ये भी देखने का काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश के लिए। ये मेले, पशु मेले लाभदायक होंगे और किसान की आय में दोगुनी वृद्धि होगी। 2022 विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ 8 अप्रैल 2023 को देवरिया आ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। आपको बता दें, जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री की एक बड़ी जनसभा होने वाली है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देवरिया को देंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री बरहज विधानसभा क्षेत्र के बहोर धनौती गांव जाएंगे और वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का लोकार्पण भी करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव के बाद जिला मुख्यालय पर इस तरह का ये पहला कार्यक्रम है। 8 अप्रैल को वो यहाँ पर आ रहे हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्साह का माहौल है, देवरिया के लोगों से उनका एक अलग तरह का जुड़ाव है। चुनाव में भी देवरिया की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भरपूर समर्थन दिया है और जब से लोगों को पता चला है कि मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम है, एक अलग तरह का उमंग है, अलग तरह का उत्साह है। ज़बरदस्त रैली होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एक ऐतिहासिक रैली होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी पहुंचे, जहां पर हेलीपैड पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। यहाँ पर वैसे भी काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, उन सभी कामों का लोकार्पण शिलान्यास है और उत्तराखंड का हर क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, ये हमारा प्रयास है और सब जनता के समर्थन से हम इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाले किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कुछ लोगों से भी पूरे देश चारधाम की पूरी तैयारियां हो गई हैं और आज से 2 दिन पहले तक 10,26,000 लोगों ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और पिछले साल की जो यात्रा थी 50 लाख की, इस वर्ष हमें जिस प्रकार से आंकड़े मिल रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, जिस प्रकार से बुकिंगें इत्यादि प्रारंभ हो गई हैं और काफ़ी पहले यात्रा की जो तैयारी हमने शुरू कर दी है, पिछले वर्ष का भी इस वर्ष रिकॉर्ड टूटेगा। हमारा ये प्रयास है कि आने वाले सभी यात्रियों का, सभी तीर्थ यात्रियों का, पर्यटकों का, उनका समुचित तरीके से उनके वहाँ पर दर्शन हो, आने जाने की व्यवस्था ठीक हो, किसी प्रकार का उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, उसके लिए हम सारे इंतजाम कर रहे हैं। तो वहीं धामी अब लैंड जिहाद को लेकर के भी सख्त नजर आ रहे हैं। कालाढूंगी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि चाहे कोई भी हो, जिसने सरकारी भूमि, वन विभाग, राजस्व की या फिर सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया है, वो तत्काल अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कानून को मानने और उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं और सरकार का तुष्टीकरण का कोई उद्देश्य नहीं है, लिहाजा अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाएं, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी, क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपना 1 साल पूरा किया है। बीतते वक्त के साथ कई संगठनों के नेता अपने पदों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। गौरतलब यह भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं और प्रदेश में लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। इन सभी मामलों पर हमारे संवाददाता ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ में खास बातचीत की है। क्या कुछ हुई ये बातचीत, सुनिए। उत्तराखंड बीजेपी सरकार को हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है। इस पूरे मसले पर किस तरह से वो 1 साल रहा, पूरे मसले पर बात करने के लिए बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो साल भर की शुभकामनाएं आपको, मगर बहुत शुभकामनाएं। मगर आप विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाए। सर, विपक्ष संतुष्ट होगा तो फिर विपक्ष का है भाई, वो विपक्ष असंतुष्ट ही रहना चाहिए। विपक्ष को अगर गुलाब जामुन खिलाओगे तो कहेंगे हमें शुगर में मार रहे हैं ये लोग। तो विपक्ष की स्थिति तो ये हमेशा रहती है। और विपक्ष के कंपैरिजन में वर्तमान की सरकार को देखें, जब कांग्रेस सरकार उसके सरकार की अपेक्षा देखें तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस पर काम कर रही है। आज इस सरकार ने अपने 1 साल में ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं और अनेकों ने चुनौतियों को भी स्वीकार किया है। जैसे भर्ती घोटाले के चुनौती आई हम पे, नकल कानून बनाने की चुनौती आई, समान नागरिक संहिता वाली चुनौती थी हम पे, धर्मांतरण चुनौती थी। सभी चुनौतियों को हमने स्वीकार किया और देश के उत्तराखंड के हित में बड़े बड़े काम किए हैं। आज उत्तराखंड विकास की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के जनमानस के अंदर जो सरकार की छवि है, एक ईमानदार की छवि है और जो देश के हित में काम बनते हैं, देश के नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो वहाँ पे डबल इंजन की सरकार जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है। और सरकार ने 1 साल पूरा होने पर जो जनता के बीच में, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती हो, चाहे अभी हमें G20 वाला कार्यक्रम किया है, वहाँ की जनता ने उनको बहुत उत्साहित होकर एक विश्व को एक संदेश देने का भी काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, लगातार देश में समर्पित होकर, समाज में समर्पित होकर काम कर रहे हैं। सर, संगठन के बहुत सारे लोग हैं जो एक लंबे समय से इंतजार में हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, पदों का इंतजार कर रहे हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, कब पूरा होगा?
जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली क्या इतना उत्साह एक आदमी के हाथ में नहीं होता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सभी पार्टियों में सभी लोगों से जांच करके पूछताछ करके वो काम होता है, और मुझे लगता है वो आने वाले समय में जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी। सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार दोबारा से एक्टिव होके दिखाई दे रहे हैं, लगातार कुमाऊं का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी से थोड़ा मनमुटाव बीच में ऐसा कह जा रहा था कि दिखाई दे रहे हैं। क्या बीजेपी उनकी कहें उनको संतुष्ट करने में अभी तक थोड़ी सी आनाकानी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश को समर्पित है, समाज को समर्पित है, राष्ट्रीय हित में काम करता है, इसलिए किसी का कम और ज़्यादा होना मैं नहीं मानता। वो निस्वार्थ होकर काम करता है और त्रिवेंद्र रावत जी उसके उदाहरण हैं हमारे। लगातार देश के हित में, जनहित में, राष्ट्रीय हित में उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया है और आज भी वही समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे लगता है कि अनेकों लाखों कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर भी आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना वाकई में काबिल तारीफ था। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। केंद्र सरकार ने साल 2023 को मिलेट्स वर्ष के तौर पर घोषित किया है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भी आगामी मई महीने में प्रदेश में 2 कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री को आमंत्रित किया गया है। तो वहीं कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ तैयारी बैठक करी। गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में कोदा, झंगोरा की खेती काफी मात्रा में होती है। अब केंद्र सरकार ने साल 2023 को मिलेट्स वर्ष के तौर पर घोषित किया है। ऐसे में हमने भी 2 बड़े कार्यक्रम तय किए हैं, जिसकी तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक की गई है। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर आज वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित हुआ है तो मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। जो यूएनओ के अंदर मोदी जी ने इस प्रस्ताव को रखा, 72 देशों ने इसका समर्थन किया और आज हम 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर 18 तारीख को एक विशाल मिलेट्स पर एक कॉन्क्लेव वहाँ पर हुई थी, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे और प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी वहाँ पर जाने का मौका मिला। और आज हमारी प्रदेश की सरकार, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार मिलेट्स के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।